हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लाइब्रेरी का जो कोर्स है BLIS उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर हम 108 कोड की जो बुक है उसको स्टडी कर रहे हैं। 108 कोड का ये लास्ट यूनिट है और इसके साथ इस यूनिट के फिनिश होने के बाद आपकी 108 कोड कंप्लीट हो जाएगा। कल हम 107 कोड को स्टार्ट करेंगे। तो देख लेते हैं आज 108 की जो 4th यूनिट है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सोशल नेटवर्किंग एंड लाइब्रेरी ब्लॉग्स को, और साथ ही जानेंगे रिपोजिटरीज़ क्या होता है, डिजिटल लाइब्रेरीज़ क्या हैं, लाइब्रेरी 2.0 के बारे में, और साथ ही साथ वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन है सोशल नेटवर्किंग। तो सोशल नेटवर्किंग में सोशल का अर्थ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोशल का मतलब होता है समाज में रहने वाले लोग, जिन्हें आप जानते हैं या नहीं जानते, लेकिन सभी सोशल के अंतर्गत आते हैं। नेटवर्किंग का अर्थ होता है संपर्क बनाना। जब आप समाज में रहने वाले व्यक्ति हो, जो आपके दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, परिवार के सदस्य हो सकते हैं, या फिर कोई भी अननोन पर्सन हो सकता है, जब आप उनसे संपर्क बनाते हैं तब उसे हम कहेंगे सोशल नेटवर्किंग। तो इस सोशल नेटवर्किंग के थ्रू आप बहुत से लोगों से जुड़ते हैं। सोशल नेटवर्किंग दोस्तों, परिवार, सहपाठियों, ग्राहकों और ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया कार्यक्रम का उपयोग करते हैं। सामाजिक नेटवर्क लोगों को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जोड़ने में हेल्प करता है, और ये पता लगाने का ये एक आसान तरीका है कि आपके समाज में हर दिन क्या हो रहा है। सोशल नेटवर्क पर आप बहुत सी दिलचस्प पिक्चर्स या सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। आज के समय में कोई भी इस सोशल नेटवर्किंग से अछूता नहीं है। बहुत सी सोशल नेटवर्किंग ऐप हैं जो कि हम सामाजिक संबंध बनाने में हमें हेल्प करती है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप आदि। तो आप सभी इनको जानते ही हैं। तो फेसबुक जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका हम यूज़ करते हैं। मोस्टली लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में से किसी एक का यूज़ तो करते ही हैं। तो ये जो यूज़ कर रहे हैं आप, यही है एक सोशल नेटवर्किंग जो आपको अन्य लोगों से जोड़ रही है। आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, या फिर कुछ ऐसे अननोन पर्सन भी होते हैं जो कि इंस्टाग्राम पे आप देखते हैं कि बहुत सारे अननोन पर्सन होते हैं जिनसे आपकी दोस्ती होती है या फिर आप उनको जान पाते हैं। तो ये सब कुछ जो हो रहा है वो सोशल नेटवर्किंग की वजह से हो रहा है। तो आगे है लाइब्रेरी ब्लॉग्स। लाइब्रेरी ब्लॉग्स क्या होते हैं? लाइब्रेरी ब्लॉग को जानने से पहले ज़रूरी है कि हम ब्लॉग क्या है ये समझें। ब्लॉग भी सोशल नेटवर्किंग में ही हेल्प करता है। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक वेबसाइट होती है जिस पर आप नियमित तौर पर अपनी राय, जानकारी या अनुभव रिकॉर्ड कर सकते हैं। पुराने समय में लोग डायरी लिखते थे, पर आजकल इंटरनेट पर अगर आप एक पत्रिका लिखते हैं या कोई सूचना लिखते हैं तो उसे ब्लॉग कहते हैं। इसे ही वेब ब्लॉग भी कहा जाता है। हम जब कोई सूचना पाने के उद्देश्य से या कोई प्रश्न का उत्तर पाने के उद्देश्य से उस इंटरनेट पर उसे सर्च करते हैं, तब अक्सर हम पाते हैं कि बहुत से जवाब हमें मिलते हैं जो कि अलग अलग वेबसाइट के होते हैं। तो यकीनन उनमें से कुछ जो वेबसाइट्स आपको मिली हैं वो ब्लॉग हो सकती हैं, जिन्हें जानकारी के तौर पर इंटरनेट में डाला गया है। बहुत से प्रसिद्ध ब्लॉग हैं जिनसे प्रतिदिन हम जानकारी इकट्ठा करते हैं और हमारे प्रश्नों के उत्तर भी हमें उन ब्लॉग से मिलते हैं। ऐसे ही कुछ ब्लॉग हैं जैसे कि WordPress या फिर ऑनलाइन फॉर इन्फो। जिस प्रकार कोई सूचना या अनुभव जो इंटरनेट पर उसे ब्लॉग कहते हैं, वैसे ही उस ब्लॉग को लिखना ब्लॉगिंग कहलाता है और उस ब्लॉग को लिखने वाला ब्लॉगर कहलाता है। लाइब्रेरी ब्लॉग। जब हम लाइब्रेरी से संबंधित सूचनाएं इंटरनेट के माध्यम से सर्च करते हैं और हमें वहाँ पर वेबसाइट्स मिलती हैं जिनमें कि हमें लाइब्रेरी से रिलेटेड जानकारी मिलती है, तो वो लाइब्रेरी ब्लॉग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे रिपोजिटरीज़ क्या होता है। रिपोजिटरीज़ को हम हिंदी में कहते हैं भंडार गृह। एक पुस्तकालय एक भंडार है क्योंकि पुस्तकों का भंडारण इसके अंतर्गत किया जाता है। भंडार गृह में रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए संग्रहित किया जाता है। यहाँ पर संग्रह डिजिटल फॉर्म में रखे जाते हैं
और रिपोजिटरी के माध्यम से पता चलता है कि पुस्तकों या फिर बौद्धिक संपदा का संरक्षण किस प्रकार से किया गया है। रिपोजिटरी के लिए बहुत से सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके इस्तेमाल से कोश को संरक्षित किया जाता है, जैसे कि DSpace, डिजिटल स्पेस भी बोलते हैं इसको, एंड फेडोरा एन ओपन सोर्स डिजिटल रिपोजिटरी मैनेजमेंट, ओपन डोर, इसको कहते हैं डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज। तो अगर इन शॉर्ट हम समझें कि रिपोजिटरीज होता क्या है, तो ये होता है भंडार गृह, यानी कि कलेक्शन जहाँ पर हम अपनी बुक्स को स्टोर कर रहे हैं। वहाँ पर बुक्स के आने से लेकर बुक्स को अरेंज करने तक, बुक्स की जल्दबंदी करने तक, उनको संरक्षित रखने तक का सारा जो कार्य है वो इसके अंदर आता है। उनको बोलते हैं रिपोजिटरीज। इसको हम कोश भी बोल देते हैं। और हमारी बुक्स जो हमारी लाइब्रेरी है उसमें जो हमारी रिपोजिटरीज होती हैं वो होती है हमारी बुक्स को स्टोर करना। तो भंडार गृह से हमारा तात्पर्य लाइब्रेरी से है। हम इन शॉर्ट लाइब्रेरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुस्तकालय जो है वो एक भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी क्या है? व्हाट इज़ डिजिटल लाइब्रेरी? डिजिटल लाइब्रेरी एक पुस्तकालय है जिसमें डाटा डिजिटल स्वरूप जैसे कि प्रिंट, माइक्रोफॉर्म या अन्य मीडिया के विपरीत इनमें स्टोर होता है और कंप्यूटर द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। कंटेंट को स्थानीय रूप से स्टोर किया जा सकता है या दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जा सकता है। कंटेंट को स्थानीय रूप से स्टोर किया जा सकता है या दूरस्थ रूप से एक्सेस किया जा सकता है। इस शब्द को पहली बार 1994 में NSF या डेरपा या नासा डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव द्वारा लोकप्रिय किया गया था। आपको पता ही होगा कि हमारा देश बहुत ही तेज़ी से डिजिटल इंडिया बनता जा रहा है। सरकार दिन प्रतिदिन नए नए ऐप, योजनाएं जनता के लिए सुविधाएं लेकर आ रही है ताकि लोगों की समस्याओं को कम किया जा सके और समय की बचत भी की जा सके, जैसे डिजिटल लॉकर, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल सिग्नेचर आदि। अब सरकार हमारे सामने एक नई सर्विस लेकर आ रही है जिसका नाम है डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी को CD में PDF फॉर्मेट में सेव किया जाता है, जिसके जरिए इंटरनेट पर मैगजीन, आर्टिकल्स, बुक्स, पेपर्स, इमेज, साउंड फाइल्स और वीडियो आसानी से देखे जा सकते हैं। इसके लिए किसी एक्सपर्ट को भी बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे खुद आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इन PDF फाइलों को प्रिंट भी किया जा सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी को इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, वर्चुअल लाइब्रेरी या फिर हाइब्रिड लाइब्रेरी के रूप में भी जाना जाता है। एक डिजिटल लाइब्रेरी प्रिंट या माइक्रोफॉर्म जैसे मीडिया के अन्य रूपों के विपरीत लाइब्रेरी का एक विशेष रूप है, जो कि डिजिटल संपत्ति का एक संग्रह शामिल करता है। ऐसी डिजिटल वस्तुएं वर्चुअल मटेरियल, टेक्स्ट, ऑडियो या फिर वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में हो सकती हैं। जैसा कि यह एक पुस्तकालय है, इसमें मीडिया या फाइलों को व्यवस्थित करने, स्टोर करने और पुनर्प्राप्त करने की विशेषताएं भी हैं, तो संग्रह बनाती हैं। दूर से स्टोर होने पर डिजिटल लाइब्रेरी में कंटेंट को स्थानीय रूप से स्टोर या नेटवर्क के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी में डिजिटल रिसोर्स का एक संग्रह होता है जो केवल डिजिटल रूप में मौजूद होता है या उन्हें दूसरे रूप से डिजिटल में परिवर्तित किया जाता है। इन रिसोर्स को आमतौर पर फॉर्मेट्स की एक विस्तृत श्रृंखला में स्टोर किया जाता है और कंप्यूटर नेटवर्क पर उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। इस तरह की लाइब्रेरी को रोज अपडेट किया जा सकता है और उपयोगकर्ताओं द्वारा तुरंत एक्सेस किया जा सकता है। देखिए, डिजिटल लाइब्रेरी जैसा कि हम जानते हैं कि डिजिटल फॉर्म में लाइब्रेरी क्या होता है, जहाँ पर लाइब्रेरी को कहते हैं ग्रंथालय, जहाँ पर बहुत सारी ग्रंथ होते हैं, बहुत सारी बुक्स होते हैं। तो लाइब्रेरी जहाँ पर हमें बुक्स का बहुत सारा कलेक्शन मिल जाता है, अगर हम उसे डिजिटल कर रहे हैं तो डिजिटल की मतलब ये है कि हमें बुक्स लेने लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ेगा। जब अब जो डिजिटल फॉर्म है, यानी कि उसकी सॉफ्ट कॉपी या फिर PDF फॉर्म में हमें बुक्स हमारे फ़ोन में, हमारे लैपटॉप में, हमें
सॉफ्ट कॉपी PDF की फॉर्म में कहीं भी मिल जाएगा। तो यानी कि डिजिटल लाइब्रेरी हर किसी के हाथ में होगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं डिजिटल लाइब्रेरी, यानी कि बुक्स डिजिटल फॉर्म में होंगी। डिजिटल लाइब्रेरी के फ़ायदे क्या होंगे? डिजिटल लाइब्रेरी एक विशेष स्थान तक ही सीमित नहीं है। उपयोगकर्ता इंटरनेट का उपयोग करके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कहीं से भी अपनी जानकारी प्राप्त कर सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी के उपयोगकर्ता को फिजिकल रूप से लाइब्रेरी में जाने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया भर के लोग इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से डिजिटल जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी को कभी भी दिन के 24 घंटे और साल के 365 दिन एक्सेस किया जा सकता है। एक ही रिसोर्स का उपयोग एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है। डिजिटल लाइब्रेरी एक अधिक संरचित तरीके से बहुत समृद्ध सामग्री तक पहुंच प्रदान करती है। यानी हम कैटलॉग से किसी विशेष पुस्तक तक और फिर एक विशेष अध्याय तक पहुंच सकते हैं। उपयोगकर्ता पूरे संग्रह के शब्द या वाक्यांश के लिए किसी भी खोज शब्द का उपयोग करने में सक्षम है। गुणवत्ता में किसी भी गिरावट के बिना मूल की एक सटीक कॉपी किसी भी समय बनाई जा सकती है। पारस्परिक लाइब्रेरी स्टोरेज स्पेस द्वारा सीमित है। डिजिटल लाइब्रेरी में बहुत अधिक जानकारी स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, क्योंकि डिजिटल जानकारी के लिए उन्हें रखने के लिए बहुत कम फिजिकल स्थान की आवश्यकता होती है। एक विशेष डिजिटल लाइब्रेरी अन्य डिजिटल लाइब्रेरी के किसी भी अन्य रिसोर्स को बहुत आसानी से लिंक प्रदान कर सकती है। एक डिजिटल लाइब्रेरी को बनाए रखने की लागत पारंपरिक लाइब्रेरी की तुलना में बहुत कम है। एक पारंपरिक पुस्तकालय को कर्मचारियों के लिए भुगतान करने, पुस्तक के रखरखाव, किराए और अतिरिक्त पुस्तकों के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ती है। डिजिटल लाइब्रेरी इन्हीं फीसों को दूर करती है। डिजिटल लाइब्रेरी के कुछ नुकसान भी हैं। अगर एडवांटेज हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, चलिए देखते हैं। कॉपीराइट। डिजिटलीकरण कॉपीराइट कानून का उल्लंघन करता है, क्योंकि एक लेखक के विचार सामग्री उसकी स्वीकृति के बिना दूसरे द्वारा स्वतंत्र रूप से हस्तांतरित की जा सकती है। इसलिए डिजिटल लाइब्रेरी के लिए एक कठिन सूचना को वितरित करने का तरीका है। पहुंच की गति। जैसे जैसे अधिक से अधिक कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े होते हैं, इसकी पहुंच की गति कम होती जा रही है। यदि नई तकनीक समस्या को हल करने के लिए विकसित नहीं होगी, तो निकट भविष्य में इंटरनेट त्रुटि संदेशों से भरा होगा। प्रारंभिक लागत अधिक है। डिजिटल लाइब्रेरी की बुनियादी सुविधाओं की लागत, यानी कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की लागत, पट्टे पर संचार सर्किट आमतौर पर बहुत अधिक है। बैंड की चौड़ाई। डिजिटल लाइब्रेरी को मल्टीमीडिया रिसोर्स के हस्तांतरण के लिए उच्च बैंड की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके अधिक उपयोग के कारण बैंड की चौड़ाई दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। दक्षता। डिजिटल जानकारी की अधिक बड़ी मात्रा के साथ एक विशिष्ट कार्य के लिए सही सामग्री ढूंढना मुश्किल हो जाता है। पर्यावरण। डिजिटल पुस्तकालय एक पारंपरिक पुस्तकालय के वातावरण को पुनः पेश नहीं कर सकते हैं। कई लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ने की सामग्री की तुलना में पढ़ने के लिए मुद्रित सामग्री को पढ़ना भी आसान लगता है। लाइब्रेरी सेवा के आधुनिक रूप के लिए लाइब्रेरी 2.0 एक परिभाषित मॉडल है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे, जो उपयोगकर्ताओं को वितरित की जाने वाली सेवाओं में पुस्तकालय की दुनिया के भीतर एक संक्रमण को दर्शाता है। सामग्री और समुदाय के निर्माण में प्रयोगकर्ता केंद्रित परिवर्तन और भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है। लाइब्रेरी 2.0 की अवधारणा व्यवसाय 2.0 और वेब 2.0 से उधार लेती है और कुछ इस तरह के अंतर्निहित दर्शन का अनुसरण करती है। इसमें OPAC लाइब्रेरी 2.0 में लाइब्रेरी सेवाओं का लगातार अपडेट किया जाता है और लाइब्रेरी उपयोगकर्ताओं को सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए पुनः मूल्यांकन किया जाता है।
लाइब्रेरी 2.0 फीडबैक और भागीदारी को प्रोत्साहित करके पुस्तकालय सेवाओं के डिज़ाइन और क्रियान्वयन में पुस्तकालय उपयोगकर्ता का उपयोग करने का प्रयास करता है। इस अवधारणा के समर्थकों को कभी कभी रेडिकल ट्रस्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि सेवा के लिए लाइब्रेरी 2.0 मॉडल अंततः पारस्परिक एक दिशात्मक सेवा प्रसाद को बदल देगा, जो सदियों से पुस्तकालय की विशेषताएं हैं। अवलोकन देखिए, लाइब्रेरी 2.0 शब्द को माइकल केसी ने अपने ब्लॉग लाइब्रेरी क्रंच पर शर्तों बिजनेस 2.0 और वेब 2.0 की सीधी शुरुआत के रूप में गढ़ा था। केसी ने सुझाव दिया था कि पुस्तकालय विशेष रूप से सार्वजनिक पुस्तकालय एक चौराहे पर है, जहां वेब 2.0 के कई तत्वों का पुस्तकालय समुदाय के भीतर लागू मूल्य है। दोनों प्रौद्योगिकी संचालित सेवाओं और गैर प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं में विशेष रूप से उन्होंने पुस्तकालय उपयोगकर्ताओं के लिए एक सहभागी भूमिका को बढ़ावा देते हुए निरंतर परिवर्तन के लिए एक रणनीति अपनाने के लिए पुस्तकालय की आवश्यकता का वर्णन किया। लाइब्रेरी 2.0 ने अक्टूबर 2005 में इंटरनेट लाइब्रेरियन 2005 में अपना सम्मेलन शुरू किया, जब सेंट जोसेफ काउंटी पब्लिक लाइब्रेरी के माइकल स्टीफन्स ने विशिष्ट पुस्तकालय वेबसाइट के संबंध में विचार को संबोधित किया। लाइब्रेरी जर्नल में सितंबर 2006 का एक लेख लाइब्रेरी 2.0 अगली पीढ़ी के पुस्तकालय के लिए सेवा लाइब्रेरी 2.0 का लाभ पुस्तकालय प्रशासकों और करदाताओं को प्रदान करने से शुरू होता है, जो वित्तीय रूप से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए सेवाएं प्रदान करने के अधिक कुशल तरीके प्रदान करता है। निवेश, यह लेख इस बात पर जोर देता है कि लाइब्रेरियन के लिए बहुत चर्चित लाइब्रेरी 2.0 महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारे ग्राहक सेवा और सहभागिता को मौलिक रूप से बदल सकती है। लाइब्रेरी 2.0 के साथ लाइब्रेरी उपयोगिताओं की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर लाइब्रेरी सेवाओं का मूल्यांकन और अद्यतन किया जाता है। लाइब्रेरी 2.0 भी लाइब्रेरी सेवाओं के विकास और रखरखाव में उपयोगकर्ता की भागीदारी और प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए पुस्तकालयों को बुलाती है। सक्रिय और सशक्त पुस्तकालय उपयोगकर्ता लाइब्रेरी 2.0 का एक महत्वपूर्ण घटक है। दोनों ही दिशाओं में बहने वाली सूचनाओं और विचारों के साथ पुस्तकालय से उपयोगकर्ता तक और उपयोगकर्ता से पुस्तकालय तक पुस्तकालय सेवाओं में निरंतर और तीव्र आधार पर विकसित और सुधार करने की क्षमता होती है। डिजिटल सेवाओं को आगे बढ़ाने में एक फ़ायदा ये भी है कि पुस्तकालय अधिक लोगों को लक्षित कर सकता है, जिनमें वे भी शामिल हैं जो पहले पुस्तकालय सेवा का उपयोग नहीं कर सकते थे। एक चिंता जो लाइब्रेरी 2.0 को संबोधित करने की कोशिश कर रही है वह यह है कि संभावित उपयोगकर्ता गूगल और विकिपीडिया की ओर रुख करते हैं, क्योंकि वे काफ़ी अच्छे हैं और पुस्तकालयों को धीमा और अप्रासंगिक होने का अनुभव कराते हैं। देखिए, अगर हम शॉर्ट में समझें तो जिस तरीके से गूगल और विकिपीडिया है, जहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी का आंसर पा सकते हैं, वैसे ही लाइब्रेरी 2.0 है, वहाँ पर आपको लाइब्रेरी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन जब ये बनाई गई थी उस वक्त हमें लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए लाइब्रेरी 2.0 का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन आज की डेट में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ना इवन लाइब्रेरी से रिलेटेड ही नहीं, और सभी जो प्रॉब्लम्स हैं और सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी है आपके मन में, तो गूगल और विकिपीडिया पर भी उसका आंसर्स आपको मिल जाता है। तो लाइब्रेरी 2.0 का जो विस्तार है वो थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि गूगल और विकिपीडिया इसकी जगह ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे इंटरनेट के बारे में और साथ ही साथ हम फोकस करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब पर कि वो क्या होता है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। तो स्टार्टिंग करते हैं इंटरनेट से, क्योंकि अगर लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आपको बताना है तो आपको स्टार्टिंग करनी होगी इंटरनेट से ही। तो समझना ज़रूरी है कि इंटरनेट क्या है।
तो चलिए जानते हैं इंट्रोडक्शन से। इंटरनेट का पूरा नाम है इंटरनेशनल नेटवर्क। यह आपस में एक दूसरे से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक ग्लोबल संरचना है। यह टीसीपी या फिर आईपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए डेटा को पैकेज स्विचिंग के द्वारा आदान प्रदान करता है। यह नेटवर्कों का नेटवर्क है जो लाखों पब्लिक और प्राइवेट, शैक्षणिक, औद्योगिक तथा सरकारी नेटवर्कों को सारे विश्व में विस्तार करता है। ये आपस में तांबे के तार, फाइबर ऑप्टिकल केबल्स, वायरलेस कनेक्शन तथा दूसरे तकनीकों से जुड़े होते हैं। विश्व के लगभग सारे नेटवर्क इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित अंतरराष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है। इसे सूचना राजपथ यानी कि इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे भी कहते हैं। इंटरनेट विभिन्न सूचना संसाधनों और सेवाओं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑनलाइन चैट, ऑनलाइन बैंकिंग और फाइल ट्रांसफ़र और शेयरिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इंटरक्लिक्ड हाइपरटेक्स्ट दस्तावेज और वर्ल्ड वाइड वेब इत्यादि को वहन करती है। किसी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेनी होती है। तत्पश्चात टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर से जोड़ा जाता है। भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 में विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया था। भारत में लोकप्रिय इंटरनेट सेवा प्रदाता यानी कि बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल भारत संचार निगम लिमिटेड और एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, मंत्रा ऑनलाइन द्वारा सत्यम ऑनलाइन इत्यादि है। इन कंपनियों का भारत के अनेकों शहर में डीएनएस यानी कि डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है। डोमेन नेम सिस्टम सर्वर एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटरों के डोमेन नाम को आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस में अनुवाद करता है। वर्तमान समय में बीएसएनएल द्वारा 2 माध्यमों में इंटरनेट की सेवा उपलब्ध कराई जाती है। PSTN यानी कि पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क और ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटरनेट के आवश्यक घटक हैं कुछ। इंटरनेट के उपयोग करने के लिए निम्नलिखित उपकरण होते हैं जैसे कि पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, मॉडेम, संचार माध्यम, इंटरनेट सॉफ्टवेयर या वेब ब्राउज़र या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट के उपयोग देखते हैं। इंटरनेट के निम्नलिखित उपयोग हैं जैसे कि सूचनाओं की खोज, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। इंटरनेट पर बहुत सारे साइट्स होते हैं जिसमें लिटरेचर, सिनेमा, शेयर, संगीत का भंडार और बहुत सारी जानकारियों का भंडार इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होता है। लेकिन अगर हम इनको ढूंढ पाने में सक्षम नहीं होते हैं तो इंटरनेट पर सर्च टूल भी है जिन पर इन्हें टाइप करके इनका URL पता कर सकते हैं और वेब ब्राउज़र पर पहुंचा जा सकता है। कुछ सर्च इंजन जैसे कि गूगल, लाइकॉस, याहू, खोज इत्यादि साइबर एक विशाल सर्च इंजन है जो 16 सर्च इंजन के परिणाम को मिलाकर देता है और ये बहुत तेज गति से कार्य करता है। खोज एक भारतीय सर्च इंजन है। इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? यह व्यापक रूप से प्रयोग होने वाला इंटरनेट सेवा है जिसे संक्षिप्त में हम ईमेल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर ईमेल। ईमेल पते के 2 भाग होते हैं, एक यूज़र नाम और डोमेन तथा डोमेन नाम। इसके द्वारा संदेश को शीघ्र भेजा या प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए प्रत्येक उपयोगकर्ता का ईमेल एड्रेस और पासवर्ड होता है जो ईमेल अकाउंट बनाकर प्राप्त किया जाता है। पासवर्ड से उपयोगकर्ता अपने ईमेल की गोपनीयता बरकरार रख सकता है और ईमेल का सब्जेक्ट संदेश के विषय वस्तु के बारे में बताता है। ईमेल अकाउंट में एक स्टोरेज एरिया होता है जिसे मेल बॉक्स कहते हैं। प्रेषित मेल प्राप्तकर्ता के मेल बॉक्स में चला जाता है जिसे खोलकर प्राप्तकर्ता संदेश प्राप्त करता है। ईमेल के साथ ग्राफ, ध्वनि फाइल या फोटो जोड़कर भेजा जा सकता है जिसे अटैचमेंट्स कहते हैं। यह डाक टिकट की आवश्यकता को घटाता है और संदेश को भेजने तथा प्राप्त करने में लगे समय की बचत करता है।
ड्राफ्ट्स फोल्डर संदेशों की कॉपियाँ रखता है जिसे हम आरंभ करते हैं या भेजने के लिए तैयार नहीं हैं। ईमेल का जन्मदाता आर टॉमलिंसन है। पहला फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता सबीर भाटिया हैं। इन्होंने जून 1996 में हॉटमेल सेवा शुरू की थी। भारत में प्रमुख ईमेल प्रदान करने वाली साइट्स हैं www.rediffmail.com, www.yahoomail.com, www.hotmail.com और www.india.com और www.gmail.com। ये सभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करना। यदि हम अनजान व्यक्ति से बात करना तथा नए दोस्त बनाना पसंद करते हैं तो इंटरनेट सबसे अच्छा माध्यम है। चैट प्रोग्राम के द्वारा बिना किसी व्यक्ति की भौगोलिक स्थिति जाने हुए हम बातचीत कर सकते हैं। चैट के अंतर्गत यूज़र किसी विषय पर लिखित रूप से चर्चा करते हैं। इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों का उपयोग कर दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा वार्तालाप करना चैटिंग कहलाता है। टेलनेट प्रोग्राम का प्रयोग कर हम दूसरे कंप्यूटर को जोड़कर ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे हम उसके कीबोर्ड के पास बैठे हैं। हम अपने कंप्यूटर द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर पर कार्य कर सकते हैं तथा उसके संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। इसे रिमोट लॉगिन भी कहा जाता है। यूजनेट, यह लोगों का समूह है जो सभी जगह मान्यता प्राप्त एक या अधिक लेबल न्यूज़ ग्रुप के द्वारा विषय की अदला बदली करते हैं। यूजनेट अपने उपयोगकर्ता के लिए उपलब्ध ग्रुप के सेट के बारे में निर्णय लेता है। यह सेट हर साइट के लिए भिन्न भिन्न होता है। वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दोनों दो चीज़ें हैं, परंतु दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। वर्ल्ड वाइड वेब जानकारी युक्त पेजों का विशाल संग्रह है जो एक दूसरे से जुड़ा है, जिसे वेब पेज कहते हैं। वेब पेज HTML भाषा में लिखा होता है। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। भाषा में लिखा होता है जो कि कंप्यूटर में प्रयुक्त एक भाषा है। HTML यानी कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। हर पेज टेक्स्ट, चित्र, ध्वनि, क्लिप, वीडियो क्लिप, एनिमेशन और विभिन्न चीज़ों का संयोग है। वेब पेज को जो रोचक बनाता है वह है हाइपरलिंक, जिसे अक्सर लिंक कहा जाता है। हाइपरलिंक पर माउस पॉइंटर से पॉइंट करने पर पॉइंटर का आकार हाथ जैसा हो जाता है। हर लिंक किसी दूसरे पेज को इंगित करता है और जब हम इस पर क्लिक करते हैं हमारा ब्राउज़र लिंक से जुड़े पेज को उपलब्ध करता है। अतः वर्ल्ड वाइड वेब एक विशाल सूचनाओं का डेटाबेस है और हर सूचना एक दूसरी सूचना से जुड़ा हुआ है। वेब पेज को रीलोड करने के लिए रीलोड बटन को प्रयोग करते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब का विकास टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में किया था। तो ये हो गई जानकारी www के बारे में, वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP, यह इंटरनेट से जुड़े दो कंप्यूटरों के बीच फाइल स्थानांतरण करने की सुविधा है। वेब ब्राउज़र का उपयोग कर हम फाइल को डाउनलोड तो कर सकते हैं पर अपलोड नहीं कर सकते। FTP अनुप्रयोग हमें वेबसाइट पर फाइल अपलोड करने में सहायता करता है। ई कॉमर्स बिना कागज के व्यापार जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के द्वारा आदान प्रदान है। ई कॉमर्स के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को खरीदा या बेचा जाता है, जैसे इंटरनेट के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा। यह इंटरनेट पर व्यापार होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यह इंटरनेट के द्वारा विभिन्न स्थलों पर ऑडियो और वीडियो डेटा संचारित करने के लिए तथा दो या दो से अधिक प्रतिभागियों के बीच एक सम्मेलन का आयोजन करने में सक्षम बनाता है। अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्ति इंटरनेट के द्वारा ऐसे वार्तालाप कर सकते हैं जैसे वे आमने सामने हों। इसमें कंप्यूटर के साथ साथ वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन तथा स्पीकर की आवश्यकता होती है। यह एक वीडियो टेलीफोन की तरह काम करता है और वॉइस कन्वर्जेशन इंटरनेट टेलीफोन के माध्यम से भी संभव है।
ऑनलाइन खरीदारी ऑनलाइन शॉपिंग की प्रक्रिया में उपभोक्ता उत्पादों या सेवाओं की खरीद इंटरनेट के माध्यम से करते हैं तथा इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ता की मांगों को पूरा किया जाता है। एंटरटेनमेंट मनोरंजन इंटरनेट का उपयोग मनोरंजन के लिए भी किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन गेम, सिनेमा, कहानियाँ, खेल, संगीत आदि का इंटरनेट पर असीम भंडार है। ई लर्निंग बिना क्लासरूम में गए कंप्यूटर के विषय में अध्ययन को ही हम कहते हैं ई लर्निंग, जिसका कि प्रचार प्रसार अब बहुत ज़्यादा हो रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से भी ई लर्निंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। चलिए आज की ये क्लास यहीं ख़त्म होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये सभी टॉपिक्स कवर किए हैं जो कि 108 कोड के यूनिट 4 के टॉपिक्स थे। तो इन्हीं के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। कल की वीडियो में 107 कोड को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।